पिछले भाग में आपने देखा कि कृतिका की बातों को सुन अनिरुद्ध ने एक बार फिर से उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। अनिरुद्ध के आखिरी शब्दों ने कृतिका के दिल में अनिरुद्ध के लिए एक जगह बना ली थी। अब सब मुझ पर छोड़ दो और तुम बेफिक्र रहो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने फोन कट कर दिया। वो 2 दिन बाद आखिरकार वीरेंद्र किसी तरह सौमिता को बेल दिलाने में कामयाब हो गया। जब सौमिता को लॉकअप से बाहर निकाला गया तो वीरेंद्र और सोनाली उसे बड़ी मुश्किल से पहचान पाए। सौमिता के कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे वह रास्ते पर से खरीदे सस्ते कपड़े हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जिस पर कोई चमक नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल उभर आए थे, जो ऐसे थे मानो किसी की मार से इंसान के शरीर पर जम गया खून। उसके गाल भी पूरी तरह धसे धसे लग रहे थे, जैसे वह कोई 80 साल की बूढ़ी औरत हो। इसके अलावा घर पर वो अपने मेकअप का पूरा ख्याल रखती थी, जिसके कारण उसका बुढ़ापा कभी नजर नहीं आता था। भले ही वह सिर्फ 2 दिन लॉकअप में रही थी, लेकिन इन 2 दिनों में ही मेकअप के अंदर छिपा उसका भद्दा चेहरा साफ नजर आने लगा था। वीरेंद्र सौमिता के उस रूप को देखकर हैरान था। क्या यह औरत उसी की वाइफ थी? यह इतनी बूढ़ी कैसे हो सकती है? तुरंत ही वीरेंद्र को सौमिता से थोड़ी नफरत सी होने लगी। बाहर आने पर सौमिता कुछ पल के लिए सूरज की रोशनी से अंधी हो गई, लेकिन जैसे ही उसे वीरेंद्र और सोनाली नजर आए तो वह उनकी तरफ दौड़ पड़ी। वह वीरेंद्र की आंखों में अपने लिए नफरत को देख नहीं पाई। वीरेंद्र, सोना, सौमिता के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वह नहाई नहीं थी और ना ही उसने ब्रश किया था। जैसे ही उसने उनका नाम लिया तो उसके मुंह से आई बदबू से वीरेंद्र और सोनाली दोनों 2 कदम पीछे हट गए। सौमिता ने वीरेंद्र को फिर भी जोर से हक कर लिया और रोते हुए बोली, मुझे वहां बहुत टॉर्चर किया गया वीरेंद्र। उनके पास कोई एविडेंस नहीं थे, फिर भी वो बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछते रहे। मुझे सोने नहीं दिया गया, ना ही पीने के लिए पानी। जैसे जैसे उनका शिफ्ट बदलता था, वैसे वैसे वह एक ही सवाल बार बार करते रहे। उन्होंने मुझे पागल कर दिया वीरेंद्र। पुलिस स्टेशन की तरफ नजर जाते ही सौमिता डर से पूरी तरह कांपने लगती थी, लेकिन वीरेंद्र का ध्यान उसकी किसी भी बात पे नहीं गया। 2 दिन तक लॉकअप में रहने के बाद न सिर्फ सौमिता के मुंह से बदबू आ रही थी, बल्कि उसके बाल भी अजीब तरह से स्मेल कर रहे थे। वीरेंद्र को उससे घृणा हो रही थी। किसी तरह उसने सौमिता से कहा, कार में बैठो, हम घर पहुंचकर बात करेंगे। सोनाली ने भी खुद पर काबू करके सौमिता को सहारा दिया। जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, तैसे ही अचानक से वहां रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई भेड़िए एक साथ झुंड में शिकार करने आए हैं। बिना किसी सवाल किए उन्होंने उन तीनों की ढेर सारी फोटोज खींच ली। सोनाली, क्या आप डायरेक्टर के साथ सोने और उन्हें इंजर्ड करने वाले केस में पुलिस स्टेशन आई हैं? स्वामिता, आपको किसी से चोरी करवाने की क्या जरूरत आ पड़ी? कुछ कहिए सोनाली। हर किसी को यही लग रहा है कि आपने एंटरटेनमेंट की दुनिया को छोड़ दिया है। क्या यह सच है? जाइए यहाँ से, मेरी बच्ची को अकेला छोड़ दीजिए। रिपोर्टर सोनाली को चारों तरफ से घेरते जा रहे थे, जिसे देख स्वामिता ने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। दूसरी तरफ वीरेंद्र ने कार का दरवाजा खोला और सोनाली को कार में धक्का दे दिया, लेकिन स्वामिता रिपोर्टर्स की भीड़ में फंस गई। राठौड़ फैमिली के इतने अमीर होने के बाद भी आपको किसी चोर से चोरी करवाने की क्या जरूरत आ पड़ी? मैंने मैंने ऐसा नहीं किया। स्वामिता ने उस भीड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन इतने सारे लोगों से घिरे होने के कारण वो बेचैन हो गई थी। डर और बेचैनी ने उसे पागल करना शुरू कर दिया था। मैंने सुना है कि आपने कृतिका की माँ के घर में चोरी करवाने की कोशिश की है। आप अपने पति की एक्स वाइफ के घर पर चोरी क्यों करवाना चाहती थी? अनाप शनाप मत बकिए। क्या इस बात का कोई सबूत है आपके पास? स्वामिता ने गुस्से में कहा,
वो समझ गई थी कि इन रिपोर्टर्स को यहाँ आने में कृतिका का ही हाथ है। वह लड़की तो उसकी इमेज बर्बाद करना चाहती थी। मैंने सुना है कि जो रकम चोरी की जा रही थी वो 10 लाख थी। वो 10 लाख कृतिका के माँ के ऑपरेशन के लिए थे। क्या आप अपने पति के एक्स वाइफ को जान से मारना चाहती हैं? 10 लाख वो रुपए किसी की जान बचाने के लिए थे, लेकिन आपकी करतूत से लगता है कि आप उसे बचने देना नहीं चाहती थी। आप उन्हें जान से क्यों मारना चाहती थी? जवाब दीजिए। रिपोर्टर्स की वो भीड़ बेकाबू होने लगी थी। स्वामिता से सवाल पूछने की होड़ में वे काफी करीब आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वह भीड़ उसे मार ही डालेगी। मेरे नजदीक मत आओ, दूर रहो मुझसे। स्वामिता के बाल उस वक्त इस तरह बिखरे हुए थे कि वह सच्ची में कोई पागल लग रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब उस चुड़ैल कृतिका का किया धड़ा है। वह मुझे फंसाना चाह रही है, दूर रहो मुझसे। बीरेंद्र, मेरी मदद करो, मुझे निकालो इनके बीच से। बीरेंद्र अभी तुरंत ही किसी तरह कार के अंदर पहुंचा था। बाहर रिपोर्टर की बेकाबू भीड़ को देख वो डर गया था। कार से बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि कहीं कोई भीड़ से उसे फिजिकली हर्ट ना कर दे। अगर कृतिका भी वहां बीरेंद्र को स्वामिता की हेल्प के लिए कार से बाहर नहीं आते हुए देखती तो उसे कोई शौक नहीं लगता, क्योंकि इतने सालों में वे अच्छे से जान गई थी कि बीरेंद्र अपने आप से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करता। सोनाली भी कार में थी, लेकिन डर के मारे वो भी कार से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो बस स्वामिता को रिपोर्टर्स की भीड़ में धक्के खाते देख रही थी। बेचारी स्वामिता कोई ऐसी भिखारी लग रही थी जिसे हर आता जाता लात मारकर चला जाता था। हर रिपोर्टर ने स्वामिता की अलग अलग एंगल से कई पिक्चर्स ले ली। जब और कुछ करने को नहीं बचा तो अनिरुद्ध ने कहा, चलो चले, अब यहाँ हमारे काम का कुछ नहीं। जैसे वो अचानक से आए थे वैसे ही सब अचानक से गायब हो गए। उनके जाने के बाद ही बीरेंद्र ने कार का दरवाजा खोला। सामने जमीन पर स्वामिता गिरी पड़ी पूरी तरह रोए जा रही थी। जब उसने उनकी ओर देखा तो बीरेंद्र और सोनाली ये देख पाए कि उस भीड़ के धक्कों में स्वामिता के माथे पे एक खरोच लग गई थी, जिससे खून बह रहा था। किसी तरह स्वामिता से घिन खाते बीरेंद्र ने उसे पकड़कर कार में बिठाया। बेशर्म ने पहले अपने हाथ को सैनिटाइजर से साफ किया, उसके बाद कार ड्राइव करनी शुरू की। घर पहुंचने के बाद बीरेंद्र स्वामिता को एक नज़र देखना तक नहीं चाहता था। उस वक्त वह उस भिखारन से भी कम लग रही थी जो रोज उससे अपने ऑफिस के गेट के बाहर दिखाई देती थी। स्वामिता ने सबसे पहले जाकर ब्रश किया और नहाई। इसके बाद उसने क्रीम, लोशन और मेकअप की कई लेयर अपने चेहरे पे लगाई, जिसके बाद वो फिर पहले की तरह छुई सी दिखने लगी। लेकिन बीरेंद्र अब स्वामिता को उस प्यार भरी नज़र से नहीं देख पा रहा था जिससे वो उसे देखा करता था। उसने स्वामिता का मेकअप के बिना दिखने वाला असली चेहरा जो देख लिया था। कुछ दिन पहले उसने अनुराधा को भी हॉस्पिटल में देखा था। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, वो बीमार थी। बीमारी के कारण उसका चेहरा सूखा हुआ था। वो बहुत पतली और कमजोर दिख रही थी, फिर भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। बिना मेकअप के भी वो किसी परी से कम सुंदर नहीं लग रही थी। लेकिन स्वामिता तो बिना मेकअप के उस भूतिया फिल्मों की कोई चुड़ैल लग रही थी। इसके अलावा डिवोर्स के बाद अनुराधा को खुद की सुंदरता का ख्याल रखने का मौका भी नहीं मिलता था और ना ही उसके पास इन सब के लिए पैसे थे। और तो और अनुराधा तो एज में स्वामिता से बड़ी थी, तो आखिर क्यों बिना मेकअप के स्वामिता अनुराधा से कई ज्यादा ओल्ड दिख रही थी। स्वामिता को बीरेंद्र के मन में चल रही बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। जब मैं पुलिस स्टेशन में थी
तो मुझे पता चला कि सच में एक चोर ने अनुराधा के घर में चोरी करने की कोशिश की थी और कृतिका ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन उस चोर ने न जाने क्यों मेरा नाम इन सब में घसीट लिया। कहीं उसे ऐसा बड़ीदी के कहने पर तो नहीं किया। सोनाली भी उस ड्रामे में शामिल हो गई। कृतिका का नाम लेते ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नहीं नहीं, बड़ीदी माँ को क्यों इसमें फंसाने की कोशिश करेगी, वह इतनी भी बुरी नहीं है। स्वामिता ने तुरंत सोनाली के इशारे को समझ अपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाने शुरू कर दिए। मैं जानती हूँ कि कृतिका मुझसे नफरत करती है। इतने सालों तक यहाँ हमारे साथ रहने के बावजूद भी उसने कभी मुझे अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया। लेकिन वह मुझे ऐसा क्यों फंसाना चाहती है? मॉम, बड़ी दी ऐसा क्यों करेगी? सोनाली ने स्वामिता को बीच में टोकने का ड्रामा किया। हाँ, वो ऐसा क्यों करेगी? यह बस एक कोइंसिडेंस था कि एक चोर ने अनुराधा के घर में चोरी की। उसका कृतिका के हाथों पकड़े जाना भी एक कोइंसिडेंस था और उसका यह बताना भी कोइंसिडेंस था कि उसे किसी से इस चोरी को करने के लिए ऑर्डर मिला है। और यह भी कोइंसिडेंस था कि यह ऑर्डर देने वाला शख्स कोई और नहीं, मैं हूं। यह सब बस एक कोइंसिडेंस था। स्वामिता ने अपने आंसुओं को पोंछते और पागलों वाली हंसी हंसते हुए कहा। जैसे जैसे वीरेंद्र उस ड्रामे को सुनता गया वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता गया। सोना, उस जाहिल लड़की की चालाकी तुम नहीं समझती। तुम हमेशा उसे अपनी बड़ी बहन मानती आई हो और मेरी प्यारी स्वामिता उसे अपनी बेटी। लेकिन अब उसने अपनी हद पार कर दी है। मुझे यकीन है उसने जानबूझकर पहले तुम्हें फंसाया और अब वो तुम्हारी माँ को भी फंसाना चाहती है। स्वामिता उस वक्त कोई घायल नागिन लग रही थी। वीरेंद्र, कृतिका मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने कभी उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, तो वो मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रही है? अब बस, अब मैं और नहीं सह सकती। उसने जो करना था कर लिया, लेकिन अब जो मैं उसके साथ करने वाली हूँ उसके लिए ना तुम मुझे रोकोगे ना ही मुझे कोई दोष दोगे। उस लड़की ने कभी हमें अपनी फैमिली माना ही नहीं, तो मैं तुम्हें कोई दोस्त क्यों दूंगा स्वामिता? वीरेंद्र उनकी बातों को सुनकर कृतिका पर और ज्यादा गुस्सा होते जा रहा था। उसने अपना चाय का कप फर्श पर पटक दिया। छन की आवाज के साथ वो कप टूट गया। अब वो बड़ी हो गई है तो उसने मेरी बात मानना बंद कर दिया है। एक पिता के रूप में अब मैं उसे संभाल नहीं पा रहा। वो काफी चालाक है। पहले उसने सोनाली के खिलाफ साजिश की, फिर तुम्हारे खिलाफ। शायद आगे जाकर वो मेरे खिलाफ भी साजिश कर सकती है। इस बार उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। हम हमेशा उसे अपनी फैमिली मानते आए। इतने सालों तक उस लड़की को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हमारे लिए बेकार गया। हर कोई इस बात की चिंता करता है कि ग्रेजुएशन के बाद उसे कोई जॉब मिलेगी या नहीं, लेकिन हमने कृतिका के ग्रेजुएशन से पहले ही उसे एक अच्छी जॉब अपनी कंपनी में दिला दी। स्वामिता ने बड़ी ही बेशर्मी से यह बात कही थी, जबकि वो जानती थी कि उसने वीरेंद्र के साथ मिलकर जानबूझकर कृतिका की पढ़ाई बंद करवा दी थी और जिस जॉब की वो बात कर रही थी वो जॉब बस नाम से एक असिस्टेंट का जॉब था। असलियत में तो कृतिका को सोनाली का पर्सनल नौकर बनाया गया था। अगर कृतिका इस वक्त स्वामिता को ये कहते सुन लेती तो अभी के अभी उसके मुंह पर 2 थप्पड़ लगा देती। ये चालबाज औरत बातों को तोड़ना मरोड़ना बड़े अच्छे से जानती थी। वो नीच घटिया लड़की वीरेंद्र के ने पास के सोफे को जोर से लात मारते हुए कहा। वीरेंद्र, हमने उसे पैसे दिए, उसे एक अच्छी जिंदगी दी, लेकिन फिर भी वो हमें इतनी बुरी तरह से हर्ट करना चाहती है। स्वामिता ने वीरेंद्र को फिर से अपने ड्रामे में फंसा लिया था।
इस बार वीरेंद्र सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इस बार हमें उसे पनिशमेंट देनी ही होगी। अगर हमने उसे पनिश नहीं किया तो वो आगे भी हमारे साथ ऐसा ही बुरा करते आएगी। वो मुझसे नफरत करे इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी ना मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ और ना वो मुझे अपनी माँ का दर्जा देती है। वो तो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। तब सोनाली ने रोते हुए कहा, मॉम ऐसा मत कहो। सौमिता ने सोनाली के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, मैं तो बस बता रही हूँ बेटा कि कृतिका आखिर चाहती क्या है। इन 2 दिनों में लॉकअप में रहते हुए मुझे हमेशा यही चिंता सताती रही। शायद अब मैं तुम दोनों को कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि वो इतनी क्रूएल कैसे हो सकती है। मेरे साथ उसका बुरा बर्ताव तो फिर भी ठीक है, लेकिन वीरेंद्र तो उसके किए के कारण तुम्हें भी बाहरी लोगों से न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इस मैटर को उस चालाक लड़की ने इंटरनेट तक पहुंचा दिया, जहां पूरी मुंबई के लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तुम्हारी अपनी बेटी को तुम्हारी इमेज की कोई परवाह नहीं। यह भी एक कारण था जिससे वीरेंद्र कृतिका से हद से ज्यादा नफरत करने लगा था। जब वो ऑफिस में मीटिंग में था तो भी उसके पार्टनर्स और कलीग कभी न कभी कृतिका के बारे में उससे सवाल कर ही लिया करते थे। वीरेंद्र के लिए तो सोनाली हमेशा से प्यारी थी और प्यारी रहेगी। उसके हिसाब से सारी गलती बस कृतिका की थी और हमेशा रहेगी। अब टाइम आ गया है कि मैं उसे अब तक जो कुछ भी दिया अब वो सब उससे वापस ले लूं। जैसे मैंने उसे रहने के लिए घर दिया, काम के लिए जॉब, अनुराधा के इलाज के लिए पैसे, लेकिन अब मैं उसके साथ वो करूंगा कि ना उसके पास खुद के खाने के लिए पैसे बचेंगे, ना उस अनुराधा के इलाज के लिए। अगर उसे लगता है कि सोना के असिस्टेंट बने रहना उसके लिए बुरा था, तो अब मैं उसे एक असिस्टेंट बनने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। वो कोई भी जॉब मुंबई में या किसी फिल्म सिटी में हासिल करना चाहे तो उसे वो हासिल नहीं करने दूंगा। इतनी पहुंच तो है मेरी कि मुंबई में मैं उसका जीना हराम कर दूं। जब उसके पास अनुराधा के इलाज के लिए पैसे नहीं बचेंगे तो वह खुद गिड़गिड़ाते हुए वापस हमारे पास आएगी और अब तो हमारी हर कही बात मानेगी। यह सब कहते हुए वीरेंद्र के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन देखने लायक थे। उसका घटियापन साफ उसके चेहरे से झलक रहा था। उस वक्त तक कृतिका को वीरेंद्र के इस खतरनाक चाल के बारे में जरा भी मालूम नहीं था। बीते कुछ दिनों में उसने कई जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हर जगह से उसके जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसे तो कहीं एक बार इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया। वह दोपहर का समय था जब सेरा अनुराधा के कमरे के दरवाजे पर गार्डिंग कर रहा था और तब किसी को बिना बताए बलवंत हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट के पास चला गया। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक फॉक्स वैगन उसके सामने आकर रुकी। बलवंत ने चारों ओर देखा। किसी चोर की तरह वह तुरंत लपककर उस ब्लैक फॉक्स वैगन में घुस गया। जादव, आज निखिल सर नहीं आए? बलवंत ने उन दोनों लंच बॉक्स को गले से लगाए जादव से सवाल किया। जादव निखिल ओबराय का ड्राइवर था, जो कि लंच बॉक्स को गले लगाए बलवंत को देखकर हंस पड़ा। इतने जोर से उन्हें गले मत लगाओ। निखिल सर नहीं आए तो क्या हुआ, लंच तो तुम्हें मुझे देना ही होगा। पिछले कुछ वक्त से कृतिका के हाथ का बना टेस्टी खाना खाकर बलवंत के मुंह का टेस्ट भी बदल गया था। इतने लजीज खाने को वो कैसे किसी और को दे सकता था, लेकिन सेरा के बड़बोलेपन के कारण अब निखिल के वापस इंडिया आ जाने के बाद से रोज वे उन दोनों को दिया कृतिका का लंच बॉक्स या तो खुद लेने आ जाते या अपने ड्राइवर जादव को से मंगवा लेते। बेवकूफ सेरा। बलवंत ने पहले सेरा को कोस लिया, उसके बाद जादव से कहा, निखिल सर
अकेले ही ये 2 लंच बॉक्स नहीं खा पाएंगे। प्लीज़ एक तो मेरे लिए छोड़ दो, दूसरा उनके लिए ले जाओ। यह बात सुन खुद निखिल सर से कह दो। जादव ने अपना फूल बलवंत की ओर बढ़ाते हुए कहा। बलवंत चुप हो गया। अगर वह खुद उनसे कह पाता तब उन्होंने यह दोनों लंच बॉक्स मंगवाना शुरू किया था, तभी कह देता। जादव ने और बात करना ठीक नहीं समझा और लपक कर बलवंत से दोनों लंच बॉक्स छीन लिए। निखिल की चालाकी से बलवंत भी हैरान था। मिस्टर ओबराय ने बड़े ध्यान से बिल्कुल वैसे ही 2 लंच बॉक्स बनवाए थे जो कृतिका, बलवंत और सेरा को देती थी, ताकि उसे पता भी ना चले कि उसका दिया लंच बॉक्स रोज निखिल के पास जा रहा है और ये दोनों भूखे रह जाते हैं। मुझे एक और बात बतानी है, तुम निखिल सर को यह बात जरूर बता देना, बलवंत ने कहा। जादव ने लंच बॉक्स को अपने बैग में तुरंत ऐसे रख लिया जैसे बलवंत वापस उससे छीनने वाला हो। फिर उसने रिप्लाई किया, कौन सी बात? पहले तो बलवंत को जोर का गुस्सा आया। उसका मन तो हुआ कि वह वापस से लंच बॉक्स छीन ले, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। कृतिका मैम जॉब की तलाश में है। उन्हें काफ़ी जगह अप्लाई भी किया था, लेकिन हर जगह उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। बलवंत आगे कहता रहा, मैंने अपनी रिसोर्सेज से चेक करवाया है। उनके सारे एप्लीकेशन वीरेंद्र राठौर ने अपने कॉन्टैक्ट यूज़ कर रिजेक्ट करवाए हैं। ठीक है, मैं तुरंत उन्हें जाकर रिपोर्ट करता हूँ। बलवंत ने एक लंबी सांस ली और दोनों फेक लंच बॉक्स की तरफ देखा जो अब उसके हाथ में थे। अब शायद उसे कभी कृतिका के हाथ का बना खाना नसीब नहीं होने वाला था। वापस ओबराय कॉरपोरेशन आते ही जादव तुरंत निखिल के ऑफिस रूम में गया। ओबराय सर। लंच बॉक्स उनकी टेबल पर रखने के बाद जादव ने निखिल को कृतिका की जॉब वाली बात बता दी। निखिल ने अपना सर हिलाया। इतने शांत, कोई रिएक्शन नहीं। जादव कंफ्यूज हो गया। शायद बलवंत और सेरा ने कुछ गलत समझ लिया होगा। निखिल सर कृतिका मैम को कुछ खास पसंद नहीं करते, क्या कुछ और बताना है? फाइलों में बिजी निखिल ने जादव को अब तक वहीं खड़े देखकर कहा, नहीं सर, मैं बस जा ही रहा था। पूरी तरह से कंफ्यूज जादव वापस लौटने लगा जब उसे निखिल की आवाज़ सुनाई दी, बाहर मेरे असिस्टेंट से कह दो कि वह एक एचआर को तुरंत मुझसे मिलने को कहो। जादव का कंफ्यूजन दूर हो गया। वे दोनों गलत नहीं हैं। निखिल सर सच में कृतिका मैम को पसंद करते हैं। बाहर आते ही जादव ने निखिल ओबराय के असिस्टेंट अनुपम को उनका मैसेज दे दिया। अगले दिन अनिरुद्ध हॉस्पिटल में एक फ्रूट बास्केट लेकर साथ आया। अनुराधा भी अनिरुद्ध से कई बार मिल चुकी थी। जब कृतिका उससे मिलने नहीं आ पाती थी तो उनके घर पर वो हमेशा आकर उनकी हेल्प करता था। अरे अनिरुद्ध बेटा, आओ आओ, मेरे बगल में बैठो। अनिरुद्ध को देख अनुराधा काफ़ी खुश थी। कृति बेटा, अनिरुद्ध के लिए जल्दी से एक गिलास पानी लाओ। और अनिरुद्ध बेटा, ये बार बार तुम फ्रूट बास्केट मत लाया करो। अगली बार फिर से कुछ भी मेरे लिए लेकर आए ना तो आगे से तुम्हें यहाँ आने से मना कर दूंगी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, कृति और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं और आप तो मेरी माँ की तरह हैं, तो फिर बेटे को आने से मना क्यों करेंगी? उसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी देर तक बातें होती रही और अनिरुद्ध ने अनुराधा को बेहिसाब हंसाया। उसके जोक्स पर वह इतना हंस रही थी कि उनका पेट दर्द करने लगा। क्या इस गुस्से के चलते वीरेंद्र चलेगा कोई अगली चाल? इससे आगे की कहानी को जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।